हमारे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं लिम्फेटिक आर्गन यानी लसिकी अंग। ठीक है, तो लसिकी अंग के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे स्प्लीन यानी प्लीहा के बारे में। दोस्तों, स्प्लीन को साधारण नाम से यदि जाना जाता है तो वह साधारण नाम कौन सा है? तो वो होता है तिल्ली। तिल्ली आप सभी ने सुना होगा। डॉक्टर जब कभी कहता है कि तिल्ली बढ़ गई है, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि जो स्प्लीन है यानी प्लीहा है उसका आकार बढ़ जाता है। ठीक है ना? तो तिल्ली क्या है, कहाँ स्थित होता है और इसका कार्य क्या है, आइए हम फटाफट इनको जानते हैं। ठीक है ना? तो आज का जो हमारा बिंदु है वो क्या है? स्प्लीन है। स्प्लीन यानी प्लीहा, जिसे हम तिल्ली भी कहते हैं, जिसे हम तिल्ली भी कहते हैं। ठीक है, तो ये है कि इसको प्लीहा कहेंगे, दूसरा क्या है? तिल्ली। चलिए, स्थित कहाँ होता है? तो स्थिति जो हमारा उदरी भाग है यानी पेट जो हमारा है, एब्डोमेन जो है, उसमें जो आमाशय स्थित होता है, आमाशय के बाएं बगल में यह स्थित होता है तथा यह बैगनी रंग का होता है। ठीक है, ये ज्यादातर चपटा होता है। ठीक है, और चपटे के साथ साथ एक भाग इसका उभरा हुआ होता है और एक भाग दबा हुआ होता है। उभरे हुए भाग को उत्तल सतह और जो दबा हुआ भाग होता है उसको अवतल सतह कहते हैं। आपको ध्यान रखना है चीजें। ठीक है ना? यह बैगनी रंग का होगा और इसके रंग से ही इसको हम पहचानते हैं। और ठीक आमाशय के बाईं बगल में यह स्थित होता है। बल्कि हम ये कहें कि आमाशय के बाईं बगल में और जो पैनक्रियाज हमारा होता है अग्नाशय से, यह लगा हुआ होता है। ठीक है ना? ये तो स्थिति की बात होगी। यदि हम आकार की बात करें तो यह आकार में 12 सेंटीमीटर लंबा यानी लेंथ होता है, लंबा होता है। ठीक है, यह 7 सेंटीमीटर चौड़ा, 2 से 5 सेंटीमीटर यह कैसा होता है? मोटा, और 200 ग्राम वजन वाला होता है। ठीक है, यानी इसका वजन कितना होता है? 200 ग्राम होता है। प्लीहा के बारे में हम एक खास बात और बता देते हैं। यह लिम्फेटिक आर्गन तो है, लेकिन साथ ही यह ग्रंथिमय संरचना होती है, अर्थात यह एक नलिका विहीन ग्रंथि भी है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, नलिका विहीन ग्रंथि है और यह एक लिम्फेटिक आर्गन भी होता है। ठीक है, ये तो सामान्य जानकारी थी, इसका रंग था, इसके बारे में आपको बताया। अब रही बात इसकी आंतरिक संरचना और इसके कार्य की, तो हम आइए फटाफट इसको समझते हैं। तो यदि इसकी आंतरिक संरचना हम बनाने की कोशिश करें तो ऐसा करते हैं कि जो इसका आकार, जो चित्र हम बनाने जा रहे हैं वो आंतरिक और बाह्य दोनों के लिए काम करेगा। तो ऐसे छोटा सा चित्र यहाँ पर हम बना लेते हैं। ठीक है, ये लगभग ऐसे आकार का चित्र, उतना अच्छा भले ना आए लेकिन समझना में सबसे महत्वपूर्ण होता है। तो कुछ लगभग इस प्रकार का। ठीक है, ये एक सतह इसकी कैसी है? उभरी हुई है, उभरी हुई उत्तल सतह है। और ये कौन सी सतह है? अवतल सतह है। ठीक है, ये जो आकार आप देख रहे हो ये वास्तव में संयोजी ऊतक का कैप्सूल होता है। यानी जो स्प्लीन है, प्लीहा है या तिल्ली है, यह एक संयोजी ऊतक से कवर होता है, ढका हुआ होता है। ठीक है, जिसे हम संपुटक या संपुट की आवरण भी कहते हैं। ठीक है, तो ये कैप्सूल हो गया। अब इस कैप्सूल के अंदर की बात करें तो जो संयोजी ऊतक है, संयोजी ऊतक यह क्या करता है? इसको कई पार्ट्स में डिवाइड करता है। यानी इसके अंदर एक विशेष प्रकार की संरचना ऐसे बनती है। और यह जो संरचना होती है, ये जो संरचना आपको दिख रही है इस प्रकार से, इसको बोलते हैं ट्रेबेकुली। ये जो संरचना होती है जो अंदर की तरफ धंसी हुई होती है, इसको हम क्या बोलते हैं? ट्रेबेकुली बोलते हैं। ठीक है, तो ट्रेबेकुली क्या करता है कि अंदर से यह प्लीहा या स्प्लीन को कई खंडों में या कई भागों में बांट देता है। ठीक है, ये तो बातें हो गई कहे कि इसके खंडन की, इसके आंतरिक संरचना में। अब थोड़ा और बात करें, जो ट्रेबेकुले होता है यह चूंकि कई खंडों में स्प्लीन को बांट देता है। अब इसके अवतल सतह से एक धमनी अंदर जाती है, एक धमनी ऐसे अंदर गई। ठीक है, ये धमनी इसके अंदर गई। इस धमनी को जो इसके अंदर प्रवेश करती है, इस धमनी को हम क्या कहते हैं? स्प्लेनिक आर्टरी।
स्प्लेनिक आर्टरी। ठीक है, ये धमनी क्या कहलाती है? स्प्लेनिक आर्टरी। यह यहां पहुंचने के पश्चात कई खंडों में, जितने इसके अंदर खंड होते कई खंडों में बट जाती है, ऐसे लगभग इस प्रकार से ये खंडित हो जाती है धमनी। ठीक है, तो ये कौन सी धमनी होती है? इसको हम लसिका धमनी कहते हैं। और यह कई धमनिकाओं में या केशिकाओं में बंट करके और इसके प्रत्येक भाग में पहुंचती है। ठीक है, और साथ ही साथ इसके अंदर प्रत्येक भाग में पहुंचने के पश्चात यह समाप्त हो जाती है। ठीक है, अब इसके बाद यदि बात करें तो इसके चारों तरफ, धमनी के चारों तरफ कुछ ऐसे लसकी पिंड पाए जाते हैं, कुछ ऐसे पिंड पाए जाते हैं। ठीक है, ये जो पिंड होते हैं, यह पिंड एक विशेष आवरण बना रहे हैं। अभी सभी जितने भी पार्ट हैं इसमें लसकी जो पिंड पाए जा रहे हैं, यानी कि लिम्फेटिक यहां पर एक पिंड पाए जा रहे हैं। इस पिंड को हम क्या बोलेंगे? व्हाइट पल्प। क्या बोलेंगे? व्हाइट पल्प, यानी जिसको हम सफेद लुगदी कहते हैं। ठीक है, अब इतना ध्यान रखना, इस लुगदी के चारों ओर, चूंकि यह पूरा जो स्पेस यहाँ पे है, खाली जगह जो यहाँ बच रहा है, यह पूरा क्या होता है? रेड पल्प होता है, रेड पल्प। ठीक है, जिसको हम क्या कहेंगे? लाल लुगदी कहेंगे, लाल लुगदी कहेंगे। ठीक है, तो दो प्रकार के, अब यदि हम बात करें यहां पर कि इसके अंदर जो संयोजी ऊतक का कैप्सूल होता है और ट्रेबेकुली के द्वारा यह दो पार्ट्स, कई पार्ट्स में बढ़ जाता है, तो प्रत्येक पार्ट में जो यहाँ पर स्प्लेनिक आर्टरी जा रही है, उस आर्टरी के प्रत्येक खंड के चारों ओर, यानी उस आर्टरी के प्रत्येक माने केशिकाओं के चारों ओर जो एक पल्प पाया जा रहा है, ठीक है ना, उसको हम व्हाइट पल्प कहेंगे। और उसके चारों तरफ जो एक लुगदी है उसको हम क्या कहेंगे? रेड पल्प कहेंगे। कुल मिलाकर के सफेद जो लुगदी है उसके चारों तरफ कौन सी? लाल लुगदी, यानी कि रेड पल्प पाया जाएगा। अब यदि सामूहिक रूप से या उसको और सरलता से समझें तो कहने का मतलब यह है कि जो प्लीहा है या स्प्लीन होता है, इसके प्रत्येक खंड में दो प्रकार की लुगदी पाई जाती है, यानी पल्प भरा होता है। पूरे में क्या भरा होता है? पल्प भरा होता है। और जो ये पल्प होता है, यह पल्प दो प्रकार का होगा। कौन कौन सा? रेड और व्हाइट। आपको ध्यान रखना है। व्हाइट कहां है? तो आपको यह ध्यान रखना है कि जो आपकी स्प्लेनिक आर्टरी गई है, उस आर्टरी के चारों ओर का थोड़ा सा हिस्सा क्या होता है? व्हाइट पल्प होता है। और उसके चारों ओर का पूरा एक बृहद हिस्सा जो होता है वो क्या होता है? रेड पल्प होता है। इतना आपको ध्यान रख लेना है। अब दोनों की यदि प्रतिशत मात्रा करें तो व्हाइट, चूंकि ये बहुत थोड़ी सी मात्रा होती है, तो ये लगभग 25% के आसपास होता है, और जो रेड होता है ये 75% होता है, यानी रेड पल्प जो होता है वो ज्यादा होता है। ठीक है ना। अब यदि इनमें दोनों में देखें कि व्हाइट पल्प जो होता है उसमें क्या है और जो इसमें रेड पल्प है उसमें तो क्या होता है, तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि यहां पर जो आपका व्हाइट पल्प होता है, तो इसमें मुख्य रूप से यदि बात करें तो कुछ ऐसे संक्रामक तत्वों को भक्षण करने वाले लिम्फोसाइट पाए जाते हैं। क्या पाए जाएंगे? लिम्फोसाइट। ठीक है। और रेड पल्प की बात करें तो रेड पल्प में तो पूरा ब्लड ही है, तो ब्लड के अंतर्गत मोनोसाइट पाए जाएंगे मुख्य रूप से इसमें, और आरबीसीएस। ठीक है, यानी कुल मिलाकर मोनोसाइट और आरबीसीएस यह कहां पाए जाते हैं? रेड पल्प के अंतर्गत। और लिम्फोसाइट कहां पाए जाएंगे? व्हाइट पल्प के अंतर्गत पाए जाएंगे। इनका सबका उपस्थित होने का एक रीजन है जो आगे अभी जब हम कार्य पढ़ेंगे तो बातें समझ में आ जाएंगी। अब थोड़ा सा और समझते हैं कि जो स्प्लेनिक आर्टरी है, स्प्लेनिक आर्टरी तो हर खंड में समाप्त हो रही है। एक इसके अंतर्गत एक सिरा भी जाती है और यह सिरा भी जाकर के प्रत्येक खंड में पहुंचती है, हर खंड में सिरा भी पहुंचती है। ठीक है, अब इसको हमको अलग करेंगे तब तो समझ में आएगा। तो इसको हम कुछ ऐसे
सिंपलाइड कर लेंगे ताकि हमको समझ में आए कि ये हमारी क्या है, शिरा है। ठीक है, इस तरह से, क्योंकि अलग अलग कलर नहीं है। तो अब समझिए जिस प्रकार से जो स्प्लेनिक आर्टरी है, ठीक है, वह प्रत्येक खंड में, प्लीहा के प्रत्येक खंड में पहुंचती है, उसी तरह जो स्प्लेनिक वेन है, स्प्लेनिक, इसको हम क्या कहेंगे, स्प्लेनिक वेन, यानी कि इसको हम लश्की शिरा कहेंगे। ठीक है, तो स्प्लेनिक जो वेन होती है यह भी प्रत्येक खंड में पहुंचती है। और अब देखिए ब्लड कहां से जाएगा, ब्लड इसमें से जाएगा और लौटेगा किससे, शिरा से लौटेगा। आपको ध्यान रख लेना है, नहीं ब्लड कहां से जाएगा, इसके अवतल भाग से जो स्प्लेनिक आर्टरी जा रही है उसके साथ ही ब्लड जाता है और वापस कहां से आता है, तो आपकी जो स्प्लेनिक वेन होती है। तो आपको ये ध्यान रख लेना है, यानी कुल मिलाकर के स्प्लेनिक आर्टरी प्लीहा के अंदर प्रवेश करती है और वह जो ब्लड लेके जाती है वो ब्लड वापस जब आता है तो स्प्लेनिक वेन के द्वारा आता है। ठीक है ना, इतना आपको ध्यान में रख लेना है। ये तो कुछ इसकी संरचना की बातें हो गई जो एकदम सिंपल था, कोई विशेष बातें नहीं थी इसमें। अब आइए बात कर लेते हैं कार्य की और कुछ विशेष बातें जो प्लीहा की है, जो प्लीहा जिसके लिए स्पेशल होता है। तो कार्य तो मुख्य रूप से यदि हम बात करेंगे कार्य, तो यह क्या करता है, रक्त का शोधन, इतना ही से काम चल जाएगा आपका, रक्त का शोधन। ठीक है, रक्त का शोधन करता है, रक्त को शुद्ध करता है। कैसे शुद्ध करता है, संक्रामक तत्व जो भी आते हैं रक्त में और रक्त के साथ जो ही प्लीहा में प्रवेश करते हैं उनको अभी बताया गया कि लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, ये जो जितने भी इसमें ऐसे कोशिकाएं होती हैं, ये कोशिकाएं क्या करती हैं, उन संक्रामक तत्वों को भक्षण कर लेती हैं। इस बात को आपको ध्यान रखना है। और रक्त कैसा हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। तो रक्त का शोधन पहला काम है। दूसरा क्या है, रक्त को स्टोरेज करना, यानी इसको संरक्षित करना, संरक्षित करना। ठीक है, रक्त को क्या करना, संरक्षित करना, यानी कि इकट्ठा करना यहां पर। ठीक है, इसी वजह से इसको हम क्या कहते हैं, ब्लड बैंक भी कहते हैं, ब्लड बैंक। किसको ब्लड बैंक कहेंगे, स्प्लीन को। ठीक है, और साथ ही साथ रक्त की सफाई, रक्त के शोधन के साथ साथ क्या करता है, आरबीसी जो होता है, आरबीसीएल, इसको नष्ट करना। अब ये नष्ट कैसे करता है, अब आपको लगेगा कोई आरबीसी को नष्ट कर देगा तो क्या मतलब होगा। तो यहां पे आरबीसी जो ज्यादा उम्र की हो गई है, जो अंतिम स्थिति को है, अंतिम समय में चल रही जो आरबीसी, जो जिनकी कार्य क्षमता लगभग समाप्त हो चुकी होती है, ऐसी आरबीसी कहाँ स्टोरेज होती है, यही प्लीहा में, यानी स्प्लीन में। और प्लीहा स्प्लीन उनको क्या करता है, रक्त से अलग करके उनको नष्ट करने का काम करता है। तो रक्त को शोधन और आरबीसी को नष्ट करना, यह काम किसके द्वारा होता है, प्लीहा। और इसी वजह से इसको हम क्या कहते हैं, रक्त का कब्रिस्तान भी कहते हैं। ठीक है ना, लाल रक्त कणिकाओं का क्या होता है, कब्रिस्तान भी है। कौन, ये जो प्लीहा है, इसलिए ये कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, इसलिए इस बात को ध्यान रख लेना है कि जो आरबीसी का कब्रिस्तान कौन सा अंग है, तो आपको प्लीहा, स्प्लीन अथवा तिल्ली जो भी कहेगा वो आपको ध्यान रख लेना है। तो कार्य में मुख्य रूप से यदि देखें तो कुल मिलाकर के दो ही कार्य इसमें मोस्ट हैं, और साथ साथ में इसमें कुछ रक्त कणिकाओं का निर्माण भी होगा यहाँ पे, जैसे आरबीसी कणिका का स्टोरेज के साथ साथ निर्माण भी। ठीक है, तो ये कार्य मोस्टली दो ही आपको ध्यान रख लेना है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने आज प्लीहा या स्प्लीन के बारे में डिटेल से और मोस्ट जो भी चीजें थी वो देखने का प्रयास किया, कोशिश किया। ठीक है ना। अच्छा, एक चीज यहाँ पे हम और आपको बताना चाहेंगे कि जब भी प्लीहा या तिल्ली आकार में बड़ी होती है तो इसका क्या मतलब होता है, इससे क्या समस्याएं होती हैं। तो इससे समस्याएं ये होती है कि भूख का कम लगना और पेट का जो हिस्सा आपका है बाएं तरफ दर्द होना, चुभन जैसी स्थिति बनती है। ठीक है, इसका मतलब है कि तिल्ली आकार में बढ़ गई है। साथ में कमजोरी महसूस होना, थकान लगना। ठीक है ना, इस प्रकार की समस्याएं जब उत्पन्न होती है तो संभावना ये हो सकती है कि तिल्ली आकार में बढ़ गई है।
और फिर आपको डॉक्टर को दिखाना होता है। ठीक है, तो ये आमतौर पर समस्याएं हो सकती हैं प्लीहा। तो आइए, आज हमने प्लीहा के बारे में पढ़ा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और यदि आपको अच्छा लगा तो लाइक कमेंट अवश्य करें, ताकि हम अगली वीडियो और इंटरेस्टिंग बनाएं और इसी तरह आपसे हम रूबरू होते रहें। धन्यवाद।